We have discussed the company structure, we have discussed the ownership debate, we have discussed the economic problem, we have discussed agricultural law, we have discussed taxation only. ठीक है, अभी तक हम यहाँ पहुंचे। इसके बाद अगला जो है फॉरेन लोन्स। ये दुरुस्त है कि हदीस है कि अल-मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद हैं, लेकिन उस हदीस का अगला हिस्सा है इल्ला शर्त हर्रमन हलाल, सिवाय वो शर्त जो हराम को हलाल कर दे, वो हिल हराम और या एंड द रिवर्स, उस शर्त के हम पाबंद नहीं है। तो वी आर नॉट बाउंड बाय इंटरेस्ट। इवन अगर हमारे हुक्मरानों ने वो ट्रीटीज भी की उनके साथ, तो हम उसके पाबंद नहीं है एक्चुअली। अच्छा, सीम स्ट्रेंज, क्योंकि आप दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, वो आपके रूल्स क्यों माने? जब सोशलिस्ट स्टेट आती है तो दुनिया सोशलिज्म की बातें मानती है। उनको पता है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है और सोशलिज्म के ये रूल्स और ये नहीं मानते, इसके लिए उन्होंने पूरा निजाम उखाड़ दिया। ये दुनिया का रूल नहीं मानते। जब आप इस्लामिक सिस्टम लेकर आते हैं तो फिर दुनिया भी आपकी सुनेगी, क्योंकि आपको पता है इट्स अ वॉर विद अल्लाह एंड रसूल। वी वुड नॉट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट, सिंपल, वी वुडंट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट। हम इस वक्त 3000 पे कर रहे हैं, 2600 लोकल है। अच्छा, लोकल से आपको कौन स्टॉप कर रहा है? बाहर की दुनिया का पड्डा तो चले बाद में देख लेते हैं। 2600 आप लोकल पेमेंट कर रहे हैं, 2600 अरब। आपका डिफेंस 1400 है। आपकी इस साल उन्होंने कटिंग करने के बाद 700 रह गया डेवलपमेंट बजट, 700 डेवलपमेंट है, 1400 आपका डिफेंस है। आपका करंट जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 1800-1900 है। आप दे रहे हैं 3000 इंटरेस्ट। सो फिर खान साहब की या किसी भी हुक्मरान की हैसियत क्या है सिवाय इसके कि जस्ट ए वाइस राय। वाइस राय है, वो सुबह शाम टैक्स बड़ा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करके उनकी जेब में डाल रहे हैं। इसके अलावा तुम क्या हो? इसके अलावा तुम्हारी क्या हैसियत है? यू आर नथिंग बट जस्ट ए वाइस राय। इफ इट इज नवाज द सेम, इफ इट इज खान साहब द सेम, इट इज जरदारी द सेम। ये रियलिटी। और इस यहां पे कोई और भी आएगा तो यही होगा, अनलेस वो ये ऑर्डर ब्रेक करने पे तैयार नहीं है। तो अगर वो कहता है हम दुनिया के साथ अमन व अमान और भाईचारे के साथ करेंगे, हम जी अपने वादों को पूरा करेंगे, तो करें फिर पूरा वादा। कल आप मुझे बताएं, अगर आप कल तक गुनाहगार थे और आपने किसी जिना का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको प्रोस्टिट्यूशन के पेमेंट दूंगा, आज आपको समझ आ गई कि यार ये मैंने गलत किया है, तो क्या आप कहेंगे यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ दूं? आप ये कहेंगे? नो, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। समहाउ जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें ये सेंस नहीं बना रहा होता। वी वुड नॉट पे इंटरेस्ट। ये मैं कोई फर्स्ट केस हम नहीं है दुनिया में। दुनिया में आप सिर्फ सॉवरेन डेट सर्च करें और विकिपीडिया पर आपको 1800 से लेकर ना आज तक आपको दर्जनों केसेस नजर आ जाएंगे जहां लोगों ने रिफ्यूज किया हुआ है। जब अमेरिका ने इराक टेक ओवर किया, उसने कहा कि वो तो सद्दाम के कर्जे थे, वो क्यों दें? जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसने कहा वो तो पाकिस्तान के गासिब हुक्मरानों के कर्जे थे, हम क्यों दें? इट्स नॉट समथिंग वी विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक रिजीम चेंज हो, सिस्टम चेंज हो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो, वी हैव प्रेसिडेंस इन द वर्ल्ड। हम कर सकते हैं ऐसा। उन्होंने खुद किया ऐसा। सॉवरेन डिफॉल्ट आपको सर्च करना है, यू विल सी मेनी केसेस जब सॉवरेन डिफॉल्ट किया है। अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने खुद डॉलर के ऊपर अपनी पेमेंट से रिफ्यूज किया हुआ है। उसने कहा था मैं डॉलर चेंज करके आपको गोल्ड दूंगा। 1971 में उसने कहा मैं नहीं देता। पूरी दुनिया के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर लिया सर निक्सन ने। उसने पहले 2-3 स्टेप में, पहले स्टेप में कहा फॉरेन गवर्नमेंट्स को दूंगा, आवाम को नहीं दूंगा, फिर अपने लोगों को भी नहीं दूंगा, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी नहीं दूंगा। लोगों ने डॉलर रखे थे इस प्रॉमिस के साथ कि जब चाहेंगे डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट होगा, 35 ओंस का डॉलर का 1 ओंस मिलेगा आपको। दे रिफ्यूज। बस सिंपल। वही आप सॉवरेन कंट्री आप कैसे कर सकते हैं? सॉवरेन डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? दे डिड इट। आपसे वो कैसे कह सकते हैं? सो इस्लाम नहीं अलाउ करता आपको कि आप जो है फॉरेन लोन्स लें, इंटरेस्ट पेमेंट्स दें, और इंटरेस्ट पेमेंट का सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये इनकार। बस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने आप से ओवर शरीफ ना बने दुनिया में। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है, और ना आपको अल्लाह अलाउ करता है, ना रसूल अलाउ करता है, ना आपको आपके गुर्बत अलाउ करती है कि आप इस पेमेंट को दें। आपको ये पेमेंट रिफ्यूज करना है। ये इस्लाम का हाल है इसका। अब ये कैसे करना है, पॉलिटिकली कैसे लेके जाएंगे? दुनिया में $1 के बदले लोगों ने $13 दिए हुए हैं अब तक। एक लोन के साथ अफ्रीका में 141-142 कंडीशन अटैच्ड है। हमारे जैसे मुल्कों में 30-40 कंडीशन अटैच्ड है। और जो वीक कंट्रीज उनके साथ ऐसे अटैच किया हुआ है इन्होंने। ये उन्होंने डिजाइन इसलिए नहीं डिजाइन किया, ये एक पॉलिटिकल प्लान है। ये इसलिए नहीं डिजाइन हुआ कि आप कर्जे दे करना अपने मुल्क को ठीक कर लें। वी ऑल नो दिस। इसलिए आज आपसे स्टेट बैंक वो ले गए, अपना बंदा बिठा के कहा इसको आप हटा भी नहीं सकते। आप स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी का सॉवरन करने का बिल पार्लियामेंट से पास करें। ऑर्डिनेंस भी नहीं, ऑर्डिनेंस तो फिर भी 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, पार्लियामेंट से पास करवाएं।
اور ساری پارٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں, اسٹینڈ اپ کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ پاس کروا رہی ہیں. سو کیا آپ غلامی میں اپنے آپ کو دینے کے لیے کہیں گے ہم نے معاہدہ کیا تو اب تو غلامی کرنی پڑے گی نا؟ آپ کے لوگ ہیں, لے لیں ان سے, ان کے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ پیسے سارے آپ کے پاس ٹرانسفر ہوئے ہیں. پیٹنٹ اینڈ کاپی رائٹ, اے بٹ اسٹرینج پوائنٹ, کیونکہ یہ والا باقی پوائنٹ نا پھر بھی ہمیں ذرا جذبات میں ہضم ہو جاتے ہیں. پیٹنٹ والا پوائنٹ ہمیں ہضم نہیں ہوتا. اسلام میں دیر از نو پیٹنٹ لا, دیر از نو کاپی رائٹ. دیر از نو پیٹنٹ, دیر از نو کاپی رائٹ. اینڈ بیکاز آف دا فیتھ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اللہ نہیں الاؤ کرتا اس کو. میں ایویڈنس دے دوں گا آپ کو. آر یو لوکنگ فار بل گیٹس انکم آپ کو چاہیے, یا آپ کو پوری دنیا میں لوگوں کو کمپیوٹر سکھانا ہے؟ آپ کو اس میڈیسن جو فائزر نے بنائی ہے اس پہ فائزر کے پروفٹس دیکھنے ہیں, یا آپ کو پوری دنیا کو کووڈ سے بچانا ہے؟ اگر آپ کو کنسرن یہ کہ پھر R&D میں انویسٹ کون کرے گا, تو R&D میں کمپنی کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں. اٹ شوڈ بی ڈن بائی دا اسٹیٹس, اٹ شوڈ بی ڈن بائی دا یونیورسٹیز. اٹس ناٹ دا جاب آف دا کمپنیز. اینڈ اف دے ڈو ایوری تھنگ جو ہیومینٹی کے لیے ہونا چاہیے وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, تو اٹ شوڈ اسٹاپ. اٹ شوڈ اسٹاپ. کروم, موزیلا, فائرفاکس نہیں پیٹنٹڈ, اوپن سورس کوڈ ہیں, نہیں مر رہے, وہ بھی کروڑ پتی ارب پتی ہیں. ہونڈا گاڑی میں کیوں کاپی نہیں کر سکتا؟ میں انجن کیوں ریورس انجینئر نہیں کر سکتا؟ میں میزائل کیوں ریورس نہیں کر سکتا؟ میں ڈرونز کیوں ریورس نہیں کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں. کیا چائنا دنیا میں گرو کیا تو انہوں نے ایسے کیا کہ وہ ایک ایک کو پیٹنٹ پے کر رہے تھے؟ ہم نے ایٹم بم بنایا تو ہم نے پیٹنٹ پے کر کے کیا ہوا ہے. چھوڑیں اس بات کو. انگریزوں نے کیسے یہ ساری ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کیا انہوں نے سب کچھ اسکریچ سے کریٹ کیا ہوا ہے؟ ہاؤ مچ دے پیڈ اس. الخوارزمی 01 بنایا اس نے, جس کے اوپر الگوریدم بنے, اس کے اوپر سافٹ ویئر بنے, اس کے اوپر سارے سسٹمز بن رہے. ناؤ ٹیل می ہاؤ مچ دے پیڈ ٹو اس. بولیسینا کتنا پے کیا؟ آپٹکس کتنا پے کیا؟ H2SO4 جابر بن حیان ساری بیٹریز میں ڈال رہے ہیں, کتنا پے کیا انہوں نے؟ تو جب ہم سے سارا ٹرانسفر کروا لیا تو آپ کو اب یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکٹ ہونی چاہیے, کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جب ہم سے لے رہے تھے اس کو آپ کو یاد نہیں تھا؟ کیا مسلمان نے بخاری مسلم پیٹنٹ کیا تھا یا قرآن پیٹنٹ کیا؟ نو, اٹ کینٹ بی پیٹنٹڈ. اگر آپ کو ریوارڈ دینے کی فکر ہے کہ ان آتھرز کو, ریسرچرز کو ریوارڈ ملنا چاہیے, اس کے 10 طریقے ہیں. اس کے 10 طریقے. پیپل وانٹ اوریجنلٹی. اوریجنل چیزوں کی اپنی ویلیو ہمیشہ رہتی ہے, اس کے اپڈیٹس آتے ہیں, اس کے اندر اپگریڈز آتے ہیں. بٹ الاؤ اے اوپن کمپٹیشن کہ لوگ اس کو کاپی کریں, ڈیولپمنٹ ہو فار ہیومینٹی. خلافت سونے میں تول دیتی تھی بندے کو جو کتاب لکھتا تھا, اور کتاب لے کر اس کی کاپیاں پورے لائبریری میں بھجوا دیتی تھی. They have a way. We have too many ways کہ ہم ان ریسرچرز کو کیسے ایوارڈ کریں گے. لیکن جب میں آج ایک فارمولا بناتا ہوں نا, میں صرف پیسوں کے لیے نہیں کرتا, میرے سامنے ہیومینٹی کھڑی ہوتی ہے کہ یار وہ فیس کر رہی ہے, we have to find a solution. یہ کون سی کروکٹ مینٹلٹی بن گئی ہے, we do everything for money. کیا ہم سب چیزیں بس پیسے کے لیے کریں گے؟ ہم ایٹم بم بناتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سے پیسہ کمائیں. نو, ہمیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے. لوگ اس کے لیے جان لگا دیں گے, پیسہ سب کچھ قربان کر دیں گے. لوگ کاز کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ہر کاز دنیا میں ختم کر دیا, ہر ویلیو ختم کر دی ہے سوائے مانیٹری ویلیو کے. صرف مانیٹری ویلیو ہوگی تو کمپنی ریسرچ کریں گے, اگر آپ یہ ختم کر دیں گے تو وہ نہیں. ہم ان کو ریزنیبل مانیٹری ویلیو دے دیں گے. دیر آر 10 میتھڈس, لیکن دیر از نو پیٹنٹ, دیر از نو کاپی رائٹ. تو آپ کو یہ بل گیٹ جیسے بغل بلے نہیں ملیں گے جو کہ لوگوں کے ایکسپینس پہ مزے کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے ملک میں ان کو پتا ہے کہ اس کو کچھ حد تک آپ کو الاؤ کرنا چاہیے, ورنہ پھر ٹیکنالوجی اسپریڈ نہیں ہوگی تو میرے کنزیومر نہیں بنیں گے. تو اس لیے ہمارے ملک میں پھر بھی ہم 30 روپے کی سی ڈی میں انسٹال کر لیتے ہیں. امیجن کریں if you had been paid 28,000 rupees for one licensed copy, تو ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ So there is no patent, there is no copyright. اس کی ایک اسلامک دلیل ہے, یہ میں صرف لاجیکل طریقے سے نہیں ڈسکس کر رہا. It is based on a Sharia evidence, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں اور ان کے پاس ایک غلام تھا, اور اس غلام کو انہوں نے خریدا تھا, بریرہ اس کا نام تھا, اور اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اٹیچ تھی. اور کنڈیشن یہ تھی کہ اس کی مکاتبت جو ہے نا, جنہوں نے سیل کیا تھا انہوں نے کہا اس کی مکاتبت ہمارے پاس ہوگی. مکاتبت کچھ رائٹس ہوا کرتے تھے, اگر آپ کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر اس کی پراپرٹی ان کے پاس جائے گی. کچھ رائٹس تھے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ بک پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ فوٹو کاپی نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, ویسے کچھ رائٹس تھے. تو اب وہ رائٹس انہوں نے کہا ہمارے پاس رہیں گے. تو نبی اسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب کیا لوگوں سے, پہلے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے, اور ایسی ہر شرط مردود ہے اور ایسی ہر شرط جائز نہیں ہے. آپ نے کہا غلام جس کا ہے اس کے پاس مکاتبت ہوگی. تو یو کین ناٹ جسٹ سیل اینڈ ریٹین سرٹن رائٹس.
تو بکس سافٹ ویئر اس میں آپ رائٹس ریٹین کر رہے ہیں کہ نہیں آپ فوٹوسٹیٹ نہیں کریں گے, آپ کاپی نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے, یہ ون یوزر پہ رکھیں گے, ایسے نہیں کریں گے. یو کین ناٹ ریٹین دا رائٹس, یہ نہیں ہو سکتا. آپ بازار میں آلو خریدتے ہوئے کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ چپس بنا سکتے ہیں لیکن آپ بھجیا نہیں بنا سکتے. میں جب یہ پڑھا رہا ہوں, آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں, آپ سے کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہوں باہر کسی کو بتاؤ گے تو مجھے پیسے دو گے, آپ کہیں گے سر کیوں, کس بات کے, چلیں 1 منٹ کے لیے لیکچر کے پیسے دے دیے آپ نے. اب میں آپ سے کہتا ہوں نہیں آپ نے پیسے دیے لیکن یہ آپ کے سننے کے لیے, کسی اور کو دو گے تو مجھے پیسے دو گے, آپ کہیں گے کیوں. تو بک بھی تو یہی ہے, صرف وہ اس اورل سے وہ فزیکل میں کنورٹ ہو گیا. اور کیا فرق ہے اس میں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے, جو چیز مارکیٹ میں چل رہی ہو نا وہ نارملائز ہو جاتی ہے, انٹرنلائز ہو جاتی ہے, وہ نارم بن جاتا ہے, تو ہمیں وہ عجیب نہیں لگتا. ورنہ جی ایس ٹی پہ آپ کو نا حکومت کا تخت الٹ دینا چاہیے تھا کہ آپ عام لوگوں سے کیسے لے رہے ہیں, بٹ وی ڈونٹ فیل اٹ. وائی؟ بیکاز اٹس نارملائز, انٹرنلائز ہو گیا ہوا ہے. اور جو چیز مارکیٹ میں نہ ہو نا اور اس سے ہٹ کے ہو نا, اور کیا برینڈ واشنگ کی باتیں کر رہے ہیں, کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں, کیوں عجیب کیوں, دیر از نتھنگ ویئرڈ. جو نارمل ہے وہ ویئرڈ ہو چکا ہے, اور جو ویئرڈ ہے وہ نارمل ہو چکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک سسٹم میں رہ رہے ہیں اور اس نے ہمیں ان غلط چیزوں کو نارملائز کر دیا اور ہمیں وہ عجیب نہیں لگتی. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں اس میں. نیکسٹ پوائنٹ, import export duties. There is zero import duty on local trader. We divide the سارے traders کو 2 پارٹ میں, ایک ہربی ٹریڈرز اور ایک لوکل ٹریڈرز. ہم کمپنیوں کو نہیں پہچانتے, ہم میکڈونلڈ کو نہیں پہچانتے, اس کا اونر کون ہے, یہ بندہ ہے, یہ میرے ملک میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, ایسے ہم اس کو دیکھیں گے. یو آر اسرائیلی, یو آر انڈین, یو آر نارویجین, یو آر فرام ساؤتھ افریقہ, یو آر فرام دس کنٹری, دس کنٹری, دس کنٹری, دس کنٹری. آپ کس کنٹری کے ہیں, آپ کی نیشنلٹی کے اوپر, آپ کی نیشنلٹی کے اوپر کمپنی قوم نہیں جانتے. کمپنی آرٹیفیشل پرسن ہے, آپ کی نظر میں ہوگا, ہماری نظر میں اونر اور کمپنی ایک چیز ہے, اس کی بیس پہ آپ کو ڈیل کریں گے. لوکل ٹریڈر پہ 0 امپورٹ ڈیوٹی ہے. پاکستانی ٹریڈر ہے, خلافہ کا ٹریڈر ہے, وہ کچھ چیز لے کر آئے گا, نو ڈیوٹی, ایبسولوٹلی نو ڈیوٹی. امپورٹ از ٹوٹلی فری, ایکسپورٹ از ریگولیٹڈ. اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں نیڈ ہے اور وہ باہر جا رہی ہے تو ہم اس کو روکیں گے. فورن ٹریڈر پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے اوریجنلی. اف دے امپوز سم تھنگ آن اس وی ول امپوز آن دیم. اس میں بھی وہ ٹریڈر جس ساتھ ہماری وار چل رہی ہے یا جنہوں نے مسلم ایریا کو پائے کیے ہوئے ہیں, there is no dealing, کیونکہ ان کے ساتھ صرف ایک ٹریٹی لاؤڈ ہے اسلام میں, اور وہ ہے سیز فائر, ٹیمپری سیز فائر. جیسے کہ ہم نے مکہ کے ساتھ 10 ایئر کی سیز فائر صلح حدیبیہ سائن کیا تھا, بس. اس کے علاوہ کوئی ٹریٹی لاؤڈ نہیں, ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں, ان کا کوئی ایمبیسی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کوئی کلچرل ریلیشن شپ, کوئی ایجوکیشنل ریلیشن شپ, کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. تو باقی سارے جو دنیا میں ملک ہیں سوائے 4-5 کے جن کے ساتھ ہمارا پڈا ہے, باقی سارے کنٹریز ہر بھی ہیں بٹ حکمن ہے, ان پرنسپل, ناٹ ان ایکشن, ان فعلن نہیں ہے. سو ان کے ساتھ آپ کی ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر وہ عام طور پر ہسٹوریکلی 10% رہا ہے, ٹپس لگاتے ہیں, اشور لگاتے ہیں, 10% لگاتے ہیں. If they impose 10%, we will impose 10%. If they don't impose anything, we will not impose anything. So آپ کے پاس ایک فری امپورٹ آئے گی تو آپ کو گاڑی اس ریٹ پہ ملے گی جس طرح خیبر ایجنسیاں مل رہی ہے, جس طرح سوات مل رہی ہے, جہاں لوگ کبھی کبھی BMW گاڑیوں میں بکریوں کے لیے گھاس بھی لے کر آ جاتے ہیں, تو آپ کو اس ریٹ پہ گاڑی ملے گی جو اگر امپورٹ فری ہو جاتی ہے. اوکے, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ صرف اس ٹائم پہ اکانومی میں پیسہ شفٹ کرتا ہے جب نئے شیئر ایشو ہوتے ہیں. جب نئے شیئر ایشو ہوتے ہیں تو وہ پیسہ کمپنی کے پاس جاتا ہے اور لوگ اونر بن جاتے ہیں, اور وہ پیسہ کمپنی کے اندر ہے, سو کمپنی کے اندر ایک ریئل انویسٹمنٹ آ گئی ہے. ادروائز روزانہ جو ایگزسٹنگ شیئر کی ٹریڈ ہو رہی ہے, اس کا اکانومی پہ کیا تعلق ہے, اس سے کیا اکانومی کو کیا مل رہا ہے, ویئر از دا ریئل ٹریڈ. آپ جو بھی کر رہے ہیں, فیوچر کنٹریکٹس کر رہے ہیں, آپ جو سارے فائنینشیل انسٹرومنٹس بن گئے ہوئے ہیں, ڈیریویٹوز بن گئے ہیں, ایگزسٹنگ شیئرز کی سیل پرچیز ہے, ویئر از دا امپیکٹ آن دا اکانومی. جی اسٹاک مارکیٹ اکانومی کی کنڈیشن کو شو کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. When you invest in new shares, then the money transfer to the company. کمپنی نے آگے 2 برانچیں کھول لی, یا فیکٹری لگا لیا, ویئر ہاؤس کھول لیا, یا کچھ بھی کر لیا. That's the only impact on economy. So we will have to close down the stock markets because there is only partnership based companies. There is no open share dealing, کوئی نہیں ہے. آپ کو بندہ نیا کمپنی میں ایڈ ہوگا, یہ بندہ کمپنی میں ایڈ ہوتا ہے, آئیں میرے ساتھ بیٹھے ہمارے 4 پارٹنروں کے ساتھ ڈسکس کریں کتنے پیسے لے کر آئیں گے, کیا پروفٹ شیئر ہوگا. You can be added, but it cannot be just روزانہ میرے 1000 پارٹنر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی پارٹنرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی. سو اف یو کلوز ڈاؤن the stock exchange, the money will go to the real trade rather than these financial instruments کے اندر سرکولیٹ ہو کے وہ جواری جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں اس سے نکل جائے گا سارا. there is no hoarding, we know the حدیث clear ہیں, we know there is no monopoly. حدیث ہے there is no monopoly in food stuff. حدیث کے ورڈز کا ترجمہ یہ ہے no monopoly in food stuff and it is general. So monopolies allowed نہیں ہے.
एंड देयर इज नो प्राइस फिक्सिंग इंटरेस्टिंगली. सो इस सेंस में कोई कह सकता है कि यार ये तो कैपिटलिस्ट मॉडल है, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है. यस, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है. नेचुरल डिमांड सप्लाई से देयर इज नो प्राइस फिक्सेशन. इवन इफ प्राइस गो अप देयर विल बी नो फिक्सिंग. यू इंक्रीज सप्लाई, प्राइस स्टेबल. नो फोर्स, ब्लैक मार्केट नहीं क्रिएट करनी हमने. इंपोर्ट फ्री कर दें पूरी दुनिया में चीजें, जब तक महंगी नहीं होगी आपके पास कुछ कभी महंगा नहीं होगा. इस वक्त ना कहां पे इसकी तरफ चले, मैं आगे आ रहा हूं. ये पॉइंट अब जब करंट सिस्टम के प्रॉब्लम की तरफ आता हूं उसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आखिरी क्विक पॉइंट्स. सेल्फ सफिशिएंसी. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. सिंपल. अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी नहीं अप्लाई करेंगे एडम स्मिथ साहब की कि जी वो चावल में अच्छे हैं तो वो चावल, आप चावल और गंदम ना उगाएं, और अगर इंडिया चावल में अच्छा है और आप गंदम में अच्छे हैं तो आप गंदम उगाएं और वो चावल उगाएं और एक्सचेंज कर लें. हम अपनी क्रिटिकल एरियाज में डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते. ये एक ऐसी इस्लामिक स्टेट है जो कंटिन्यू परपेचुअल वॉर में रहती है. वो परपेचुअल दावा कैरियर है, वो पूरी दुनिया को इस्लाम लेके जाएगी, इसमें वॉर्स कंटिन्यूस होंगे. सो वी कैन नॉट हैव डिपेंडेंसीज ऑन अदर पावर्स इन एनी क्रिटिकल एरिया. हम नहीं कर सकते. तो इवन अगर हम गंदम बुरी उगाते हैं तो भी हम गंदम भी उगाएंगे, अगर हम चावल बुरी उगाते हैं तो हम फिर भी चावल उगाएंगे. अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वीक है तो भी हम मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे. अगर हम गाड़ियां हमारी अभी बिल्कुल बेकार क्वालिटी की हैं तो फिर भी हम गाड़ियां बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे. हम क्रिटिकल एरियाज में फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते. सो सेल्फ सफिशिएंसी इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट. वी सा दिस इन मदीना एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री. हमने कभी डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट नहीं की. हमने जाके बंदे भिजवाए, वहां से टेक्नोलॉजी सीखी और फौरन अपनी टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ट्रांसफर की. खा हम वीक हो, हम डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते. हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल नहीं है जो चाइना का मॉडल है. इस्लाम का जो ग्रोथ का मॉडल है वो एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं, जो वियतनाम और सिंगापुर या मलेशिया या चाइना ने अडॉप्ट किया. एंड नाउ दे अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल के पूरी दुनिया ने हमें फैक्ट्री तो बना लिया और हमने बज़ाहिर लगा कि हमने 7 to 9% जीडीपी ग्रोथ कर ली, बट इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड कि आपको जब अमेरिका को गर्क कर सकते थे और सुपर पावर बन सकते थे, आप नहीं कर सके. 2008 में जब रिसेशन आया और पूरा अमेरिका कोलैप्स कर रहा था, आप उसको बचा रहे थे क्योंकि आपके अपने 4000 अरब डॉलर के जो खजाना था, जो आपके पास डॉलर में था, वो बर्बाद हो जाता, कि अमेरिका बर्बाद हो जाता. तो आपने वहां पे डिमांड क्रिएशन के लिए उनके टी बिल्स खरीदने शुरू कर दिए ताकि अमेरिका किक स्टार्ट हो जाए और वो इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे. सो आप उन पे इतने डिपेंडेंट थे कि आप उनसे लड़ भी नहीं सकते. आप उन पे इतने डिपेंडेंट हैं कि आप पे बदमाशी करके आपके गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ है और आप जो है मीक तरीके से छोटी छोटे इकोनॉमिक टूल्स के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे उनके साथ. यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मॉडल. तो अब जब ट्रंप ने कहा कि यार हमें चाइना से पट्टा डालना है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो आगे बढ़ रहा है. सो ये डिपेंडेंसी आपको नजर आ रही है कि गलत डिपेंडेंसी क्रिएट की थी इन लोगों ने. सो इसलिए हम एक्सपोर्ट मॉडल पे नहीं जा सकते. एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी का 5-8% होगा, हमेशा हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी होगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी कंट्री इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे नहीं खड़ी कर सकते. अभी करंटली खड़े करने की वजह यह कि हमें डॉलर चाहिए. हम डॉलर के चक्कर में फंसे हुए हैं. इस्लाम में चूंकि करेंसी गोल्ड बैक होती है, इसलिए हमारा यह मसला नहीं होता. ओके, अब जरा ये स्टेज पॉइंट 2 हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया, फिर हमने इस्लामिक इकोनॉमिक्स के चंद एक प्रिंसिपल डिस्कस किए. अब जरा कुछ करंट प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और फिर देखते हैं इस्लाम को कैसे डील करता है. रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द करंट सिस्टम. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ए सिस्टम दैट डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम. ये हमारा काम, ठीक है. हमारा काम नहीं कि उनके सिस्टम के प्रॉब्लम हल करें, ये हमारा काम नहीं. ऐसा सिस्टम देना मेरा काम है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होंगे. सो नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन. इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है. आप हर दिन वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, हर तरह की आपको एक नजर आ रहा है, एक रिएक्शन लोगों का नजर आ रहा है. आपको नजर आ रहा है कि खान साहब से हर किस्म का प्यार जो लोगों का मौजूद है वो इस इन्फ्लेशन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया. बाकी चीजों ने इतना नहीं बिगाड़ा जितना कि इन्फ्लेशन ने वो सारा लव का अफेयर हेट में कन्वर्ट कर दिया है. इन्फ्लेशन क्या वजह है इसकी? वजह से इन्फ्लेशन क्यों होती है इस सिस्टम में? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन? नंबर 1, अफरात ज़र, उर्दू में इसका तर्जुमा है, ये ज्यादा सही वर्ड है, और ये है मनी प्रिंटिंग से. हम कलेक्ट कर रहे हैं 6000, हमें जरूरत है 10,000 की, तो हम प्रिंट कर रहे हैं, पैसा प्रिंट कर रहे हैं. ये तरीका है. पैसा प्रिंट करने के मल्टीपल मीन्स हैं, लेकिन जून 2018 से अगस्त 2021 तक हमारी करेंसी सर्कुलेशन में 2 फॉर्म्स में टोटल में
8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 8,300, 6,000 डिपॉजिट्स और 2,300 मनी इन सर्कुलेशन में डायरेक्टली इजाफा हुआ है। 8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल पे है, इफेक्टिवली माइनस में या स्टैंड स्टिल पे खड़ी है। सो अगर पैसा इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन सेम जगह पे खड़ी है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। सो ये जो करंट इन्फ्लेशन है, इट्स नॉट एक्चुअली ऑयल प्राइसेस, इट्स नॉट एक्चुअली जो है जो हमें बता रहा है कि डॉलर का रेट है, ये कवर अप्स हैं। द बिगेस्ट रीजन इस वक्त जो है वो 8,300 अरब रुपए का इंक्रीज आया है। अगर आप स्टेट बैंक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये इंक्रीज आया है 8,300 अरब का। इस्लाम में यू कैन नॉट प्रिंट द मनी बिकॉज करेंसी इज दरहम और दीनार। 4.25 ग्राम का गोल्ड इज दीनार, 2.975 ग्राम का दिरहम ये सिल्वर का है, पहला वाला गोल्ड का है। करेंसी इज आइदर गोल्ड और यू कैन इशू कागज करेंसी भी इशू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज अ गोल्ड, इक्विवेलेंट गोल्ड है, 100% बैक बाय गोल्ड। ठीक है। सो मैं अगर मेरी नीड पूरी नहीं होती मैं क्या करूंगा? मैं नहीं प्रिंट कर सकता। प्रिंटिंग बेसिकली ये स्टेट बैंक के लोन्स कहते हैं। स्टेट बैंक से हमने लोन ले लिया, प्रिंटिंग कर रहे हैं असल में ये लोग। तो जब मेरे पास प्रिंटिंग की कैपेसिटी ही नहीं है, मेरे पास गुंजाइश, जब तक मैं एक्चुअल गोल्ड माइन करके नहीं लाऊंगा तब तक करेंसी प्रिंट ही नहीं सकती। तो आपका अफरात-ए-ज़र एकदम रुक गया। हाँ, यहां से एक और मसला आएगा, हम एक गिला आएगा कि जी फिर हम खर्चे कहां से पूरे करें, उसकी तरफ फिर बाद में जाते हैं। क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट ये कि गोल्ड पे करेंसी से हम फिर स्टक हो जाएंगे। हम ये जो बाज़-औक़ात एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा खर्चा करते हैं, इनकम कम होती है लेकिन हम दबा के लगाते हैं इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए, पैसा कहां से आएगा उसकी तरफ बाद में जाते हैं। पहला आर्गुमेंट यह है कि वी कैन नॉट प्रिंट। असल गोल्ड होगा। बाय द वे अगर आप सैकड़ों सालों की हिस्ट्री निकालें तो दुनिया में ओवरऑल ना प्रोडक्शन 3% ग्रो कर रही है और दुनिया में गोल्ड माइनिंग भी अराउंड 3% हो रही है। यानी एक्चुअली हाँ, जब 18वीं सेंचुरी में वेस्ट के अंदर फास्ट पेस ग्रोथ हुई थी, प्रोडक्शन 3 की जगह पे 6-7 पे चली गई थी, उस टाइम सिल्वर ने सपोर्ट कर लिया था। सिल्वर वाज इनफ कि दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं हुई एक्चुअली, क्योंकि दुनिया में सारी करेंसी गोल्ड सिल्वर थी। 1944 में दुनिया चेंज हुई है, इससे पहले पूरी दुनिया गोल्ड सिल्वर थी। सो हमें ये जो आर्गुमेंट है कि इस फास्ट पेस ग्रोथ को फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा गोल्ड एंड सिल्वर ना। सो 18वीं सेंचुरी में दुनिया ने फास्ट पेस ग्रोथ की है जब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, बट द सिल्वर माइंस ने इसको बैक कर लिया था। सो इट्स इनफ। इफ अल्लाह से, अल्लाह विल मेक इट सरफेस, पूरा कर देगा अल्लाह इसको। सो हम इसको फेथ पे ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि करेंसी शुड बी गोल्ड एंड सिल्वर। तो एकदम आपकी जो मेजर इन्फ्लेशन है वो गई हिस्टोरिकली। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें आपको इन्फ्लेशन क्या नजर आता है? 0.2, 0.3, -1, -2, 1.03, 0.04, 0.4, 0.5, 1% भी नजर नहीं आता आपको इन्फ्लेशन। एक दफा हुआ था, एक हमारा एक रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिस मियां मनसा मूसा उसका नाम था, अफ्रीकन था, वो हज के लिए गया और अपने साथ कोई 7 ऊंटों पे गोल्ड रखकर खैरात के लिए कि ये साथ खैरात करता जाऊंगा। तो वो पूरे रास्ते में खैरात करता गया तो गोल्ड इंक्रीज हो गया, तो उसे थोड़ी सी कोई इन्फ्लेशन आ गई थी उसकी, क्योंकि उसने वो गोल्ड बांटना शुरू कर दिया था। तो उसके पास इतना गोल्ड था, आज की वेल्थ के हिसाब से एक एस्टीमेट है कि $400 बिलियन का उसके पास ना उसकी एसेट्स थे। अभी कुछ लोग उससे अमीर हो गए और अभी बल्कि मेरे ख्याल है दुनिया में भी कोई भी इससे ज्यादा अमीर नहीं है। आज तक सबसे अमीर बंदा मनसा मूसा है। तो उसने गोल्ड खैरात इतना किया था कि वो गोल्ड इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इतनी है, गोल्ड इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन आ गई थी। वो एक हिस्ट्री में एक इवेंट है जब पार्शियल इन्फ्लेशन आया था, जिसको हम ये वाला इन्फ्लेशन कहते हैं, अदरवाइज कभी नहीं आया। अब इन्फ्लेशन की दूसरी वजह क्या है? एक्सचेंज रेट, जो एक पार्शियल रीजन है कि जनाब 35% डॉलर के मुकाबले में रुपए गिर गया है, तो पेट्रोल तो 35% सिर्फ एक वजह से इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में ना भी इंक्रीज हो तो हमारा रेट तो वैसे ही बढ़ जाना चाहिए। व्हेन देयर इज ए गोल्ड बैक करेंसी, सो ये एक्सचेंज रेट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता, ये फ्लक्चुएट नहीं करता क्योंकि एक नेचुरल बैलेंस है। अब जरा ये आर्गुमेंट है, ये जरा समझें। अगर आपके पास ना आपकी एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब आपके मुल्क से गोल्ड जा रहा है, गोल्ड जा रहा है, तो आपके मुल्क में गोल्ड कम हो जाएगा। जब गोल्ड कम हो जाएगा तो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, डिफ्लेशन हो जाएगी। डिफ्लेशन हो जाएगी तो बाहर वालों को हमारा मुल्क सस्ता हो जाएगा, तो वो यहां से खरीदना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो इट क्रिएट एन, अगर वर्ल्ड में सब गोल्ड चलाएं तो कंडीशन ये है, अगर सब गोल्ड चलाएं तो ऑटोमेटिक ना आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाता है।
क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट आपकी ज्यादा होंगी तो गोल्ड आपके मुल्क से निकल रहा है, गोल्ड कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिफ्लेशन शुरू हो जाएगी, डिफ्लेशन होगी तो बाहर वालों के लिए मुल्क सस्ता हो गया, फिर वो आपके मुल्क से ज्यादा लेंगे, गंदम, आलू, हर चीज, तो आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ेगी, गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली करेंसी। तो ये नेचुरल बैलेंस क्रिएट होता है अगर वर्ल्ड गोल्ड पे चल रहा हो। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट की कहानी आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि दुनिया इस वक्त एक फेक सिस्टम पे चल रही है। अमेरिका प्रिंट करता है डॉलर और पूरी दुनिया को डॉलर कमाना पड़ता है, इसलिए आपको ये करंट अकाउंट डेफिसिट और IMF दरमियान में आता है। जी मैं पूरा करता हूं ना, क्या मसला है? अच्छा ये बंद करो, ये बंद करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, मैं ठीक करता हूं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मसला खत्म हो जाता है। नंबर 3, डिमांड सप्लाई से इंडिविजुअल आइटम की प्राइस फिर भी इवन इस्लामिक सिस्टम में भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आइटम की प्राइस है वो डिमांड सप्लाई से बनती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन तो करेंसी प्रिंटिंग से है या वो एक्सचेंज रेट से है, लेकिन अगर इंडिविजुअल टमाटर कम हो गए मार्केट में सर्दियों में तो रेट चढ़ेगा, सप्लाई शॉर्ट होगी तो चढ़ेगा। और अगर मई जून में एकदम मार्केट में डंप हो गया टमाटर, एकदम गिरेगा, ये चलता रहेगा। ये जो सीजनल आपको फ्लक्चुएशन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज और जैसे सिस्टम्स आ गए हैं कि वो एक रेंज के अंदर रहता है, और हमारे पास उनसे बेहतर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम होर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। यहाँ पे 45-45 लाख बोरियां निकली हैं लोगों के पास चीनी की, और वो सारे सरकार डेमोक्रेसी में खुद बैठे में, तो उनको कोई हिट नहीं करता। नंबर 2, इंपोर्ट फ्री है। नंबर 3, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो होर्डिंग नहीं है, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो सप्लाई ओपन है आपकी। सप्लाई साइड से ये जो, लेकिन डिमांड लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। लोगों ने जितनी चीनी, आलू, टमाटर खाना है उतना ही हाथ में रखकर शॉर्ट करके प्राइस अप करते हैं, छोड़कर ठीक कर देते हैं। सप्लाई कहां से हाईजैक हो रही है? हाईजैक हो रही है नंबर 1 इंपोर्ट बंद करने से, ड्यूटीज बढ़ाने से, नंबर 2 होर्डिंग से, नंबर 3 मोनोपोलाइजेशन से, कार्टलाइजेशन से। ये तीनों आप स्टॉप कर सकते हैं। कार्टलाइजेशन आप बैंड है इस्लाम में, होर्डिंग मना है, पनिशमेंट है, काजी से आप कोड़े खाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि आपको फाइन कर देंगे और आप आके बाद में जमानतें करवा लेंगे और निकल आएंगे, नहीं, आप कोड़े खाएंगे। और नंबर 3, कोई ड्यूटीज नहीं है। तो जब तक पूरी दुनिया में चावल का रेट चढ़ेगा तो आपके मुल्क में भी चढ़ जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं चढ़ेगा। सो इंडिविजुअल आइटम इन्फ्लेशन को भी इस्लाम मैनेज कर लेता है। पॉवर्टी की तरफ आए। पहला मसला इन्फ्लेशन, हाउ इस्लाम मैनेज दिस। नंबर 2, पॉवर्टी क्यों होगी? जब आप पिछले रूल्स देखते जाएं, हमारी इनकम में से 30 to 50 के दरमियान में ना हम टैक्स दे रहे हैं एक्चुअली। वो बिजली का बिल है, वो इजी लोड है, वो रेस्टोरेंट टैक्स है, वो जो हर आइटम के अंदर GST है, गाड़ियों के ऊपर है, हर चीज के ऊपर टैक्सेशन है। 30 to 50 हम टैक्स दे रहे हैं। नंबर 1, आपकी इनकम देखें रेज हो रही है, नो टैक्सेशन, रेज हो रही है। नंबर 2, एनर्जी आपको एट कॉस्ट मिल रही है। जो आप 20,000 बिल दे रहे हैं वो आगे 4-6,000, 5,000, 3,000 बिल देगा वो बंदा, ठीक है? इन्फ्लेशन नहीं है, अगला एडवांटेज। फिर आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जरिए जो आपको एक बूस्ट मिला है ये। फिर रेंट्स आपके बड़े कम हो जाएंगे। जब हर कोई घर आबाद कर सकता है, आपको ये बड़े बड़े प्लॉट्स और 4-4 करोड़ के एक घर बन चुका हुआ है, आबाद का चला गया हुआ है, ये नहीं होगा, बल्कि लैंड्स फ्री हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन, रेंट्स भी डाउन। ये तो सारा इन्फ्लेटेड, हमें पता है कि सारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, असल में तो कोई रियल तो नहीं हो रहा, सब इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हैं, क्योंकि रियल ट्रेड है नहीं, तो लोगों ने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, यही सबसे सेफ तरीका है। सो रेंट जब कम हो जाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ एब्सोल्युटली फ्री है, कंप्लीट फ्री, तो पॉवर्टी का मसला कंट्रोल हो रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट इसी में, गारंटीइंग द बेसिक नीड। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसकी सेफ्टी नेट है। जो पूरा नहीं कर सकता, सेफ्टी नेट है, उसको हर सूरत में उसकी बेसिक नीड गारंटी की जाएंगी, गारंटी करना है ये हर बंदे का। सो पॉवर्टी का सोल्यूशन। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने आर्गुमेंट डिस्कस किया गोल्ड बेस्ड करेंसी का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैं आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस सिस्टम में भी आपको हर सूरत करना था। आप हैवी इंडस्ट्री पे कब हाथ डालेंगे, आप इंजन्स कब बनाएंगे, आप गाड़ियां कब बनाएंगे, आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल कब बनाएंगे, आप हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी कब बनाएंगे, आप ICBMs क्यूब कब बनाएंगे, जास कब बनाएंगे, इस पे हाथ कब डालेंगे? जब आप स्टेट करना चाहे तो वो एटम बम बना सकती है, मिसाइल बना सकती है, वो टेक्नोलॉजी चोरी भी कर सकती है, वो ट्रांसफर भी कर सकती है, वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी कर सकती है। आते हैं उनको रास्ते, जब उनको करना होता है ना, सर्वाइवल का इशू बन जाता है, तो वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन के जरिए अपने साइंटिस्टों को लेकर आ गए। आइंस्टाइन हर दुनिया में हर जगह पे कंपनियां बनाकर वो टेक्नोलॉजी भी खरीद ली, कुछ कंट्री के साथ एक्सचेंज कर लिया, कोरिया के साथ ये लो मिसाइल हमें दो, एटम बम तुम लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यू हैव वेज, अगर आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है आप कर सकते हैं।
دنیا میں ہر جو پاور ہے اس نے 5 سے 10 سال میں اپنے آپ کو ریپڈ انڈسٹریلائز کیا ہے. ایکچولی ایسے ہی کیا ہے. اٹ واز اے اسٹیٹ پالیسی جس کے ذریعے ہوا ہے. کنکلوڈنگ کمنٹس ہیں. اس کے بعد فورم اوپن ہوگا پھر ڈسکشن کے لیے. پھر جس کے کوشچنز ہیں, ڈسکشن ہیں, کمنٹس ہیں, وہ اس پہ کر سکتا ہے. اگر میں آج کا بجٹ اٹھاؤں تو ہمارا بجٹ ایکچولی انٹرسٹ اگر آپ نکال لیں تو سرپلس بجٹ ہے اس وقت. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یہ خرچے تو کرنے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں لون نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم. وی ہیو ایکچولی اے سرپلس بجٹ ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم. آپ 3000 مائنس کر دیں ایکسپینڈیچر سے, یو ہیو سرپلس. آپ اپنا ڈیفینس ڈبل کرنا چاہیں وہ ڈبل کریں, آپ ڈیولپمنٹ ڈبل کرنا چاہیں وہ ڈبل کریں, آپ ایجوکیشن پہ 100-150 ارب اور انکریز کرنا چاہیں کسی کو وہ انکریز کرنا چاہیں وہ کر دیں, آپ جو ہے BRTیں بنانا چاہیں وہ بنانا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ اسکول پہ انویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ ہیلتھ پہ انویسٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یو ہیو اے سرپلس بجٹ ایکچولی اف یو سبسٹریکٹ دا انٹرسٹ پیمنٹس. So where is the fiscal deficit? There is no fiscal deficit. We don't have any fiscal deficit. کچھ ہمارے پاس ایمرجنسی کے میجرز ہیں, اگر ہمیں واقعی وار کے لیے ضرورت پڑ جاتی پھر ہم کیا کرتے ہیں, لیکن وہ میں ڈسکشن کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. کرنٹ ہم ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کے پروسیجرز کیا ہیں وہ ڈسکشن میں چھوڑ دیتا ہوں. ڈسکشن کے لیے جب اگر سوال ہوگا تو اس کو پھر ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے میں ایک ڈسکشن نہیں چاہتا, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ ڈسکشن اس سیم سائٹ پہ کر کے نا یہ بتائیں یہ سب آئے گا کیسے. I don't want this discussion. It require a complete separate setup. I want the discussion to be on economics. کہ اسلامک اکنامکس کیسے کیپٹلسٹ اکنامکس کے پرابلم کو سالو کرتا ہے, یہ ڈسکشن ہونی چاہیے, not other than this. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.